नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। धामी के साथ 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। धामी को सीएम चुने जाने से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज थे, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने काम ज्यादा है और वक्त बहुत कम। उत्तराखंड में नया सीएम, नए सपने, पहाड़ में विकास के रास्ते कितने, धामी के सामने चुनौतियां अपार, सीनियर्स को कैसे मनाएंगे सरकार, अग्निपथ। पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। पुष्कर ऐसे समय में सीएम बने हैं जब विधानसभा के चुनाव करीब हैं और 2017 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार के अब तक के कामकाज पर कई सवाल हैं। पुष्कर को कांटों का ताज मिला है। नए मुख्यमंत्री के सामने समय कम है और चुनौतियां ज्यादा। 2022 के चुनाव में 2017 के शानदार प्रदर्शन को दोहराने की सबसे बड़ी चुनौती है। बेलगाम नौकरशाही पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, ये भी सवाल है। विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की चुनौती भी पुष्कर के सामने है। क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने के साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है। धामी को कई खेमों में बटी भाजपा में संतुलन साधना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों को कैसे मनाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ग्यारसण मंडल पर सरकार फैसला बदलेगी, इसका इंतजार भी प्रदेश की जनता को है। पुष्कर को जनता को यह भी समझाना होगा कि 2 बार मुख्यमंत्री क्यों बदला गया। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उनके पास क्या प्लान है और 20,000 पदों पर जल्दी भर्ती कैसे होगी, ये बताना होगा। पुष्कर धामी को पार्टी के अंदर उठे साथियों को मनाना है। विपक्ष के हमले की काट खोजनी है और इसके लिए उनके पास अब समय बहुत कम है। नहीं, मैं जानता हूं, मैंने नौजवानों को, युवाओं के बीच में काम किया है। मैंने छात्र संघ की राजनीति की है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, छात्र राजनीति की है। वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। फिर उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 सालों से लगातार युवा मोर्चा के रूप में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों के साथ मैंने हमेशा नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, यहाँ पर हमेशा उनकी समस्याओं को उठाया है, उसके लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से अब क्योंकि मुझे पार्टी ने, मेरी मां ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है, मैं सबको साथ में लेकर सरकार के रूप में नहीं बल्कि एक साझीदार के रूप में उन सबके साथ मिलकर उनकी समस्याओं के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस छटपटा गई है केंद्र के ऐसे निर्णय के बाद और उन समझ नहीं पा रही है कि एक युवा मुख्यमंत्री का उनके पास जवाब क्या होगा। इसलिए वो कभी होर्डिंग पे प्रश्न उठाते हैं, कभी बार बार मुख्यमंत्री बनने। अरे हमारा विचार देखो ना, हमारा विजन देखो, हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाओ। हमने जो कमिटमेंट किए थे वो एक एक कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भाजपा के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, विकास तो नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह का हालचाल जाना है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ रज्जू भैया से फोन पर अमित शाह ने बातचीत की है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत को लेकर अपडेट लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के सेहत का हाल जाना है। उनके बेटे राजवीर सिंह को अमित शाह ने फोन किया है और उनकी सेहत के बारे में अपडेट लिया है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, जिनकी सेहत नासाज है और इस वक्त वो अस्पताल में हैं और लगातार उनकी सेहत को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, कभी उनकी स्थिति बिल्कुल स्थिर हो जाती है। इन सब के बीच उनकी सेहत कैसी है, वो किस तरीके से रिकवर कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है, किस तरीके की समस्या है, इन तमाम पहलुओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के बेटे को फोन करके उनसे कल्याण सिंह का हालचाल पूछा है, उनके हालचाल के बारे में जानकारी ली है।
उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है पुष्कर सिंह धामी के तौर पर। पुष्कर सिंह धामी के लिए अगर हम कहें तो उनके सिर पर कांटों का ताज सजा है, क्योंकि उनके कंधों पर, उनके युवा कंधों पर कई सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही पार्टी ने डाली है और उनके सामने चुनौतियां भी अपार हैं। उन चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे और इस पूरे स्थिति से विपक्ष क्या कुछ लाभ लेने की कोशिश करेगा, इसी पहलू पर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे देवभूमि के चक्रव्यूह में। और इस चर्चा में मेरे साथ शादाब शम्स साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप टमटा जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उमा सिसोदिया, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, उमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अविकल थपलियाल, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मेरा पहला सवाल शादाब साहब आपसे ही, कांटों का ताज सजा है पुष्कर धामी के सिर पर, उस ताज का वो निर्वहन कैसे करेंगे और जो जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दी है और जो चीजें छन कर देहरादून से बाहर निकल रही हैं, उससे मुख्यमंत्री कैसे पार पाएंगे? देखिए, बिल्कुल कांटों का ताज नहीं है, हाँ जिम्मेदारियां बड़ी है। और कांटों का ताज मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि जो छोटी जिम्मेदारी होती है उसे उठाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पसंद भी नहीं करते। जिम्मेदारी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा होते ही जिस तरह से ऊर्जा का बड़ा संचार हुआ और तमाम दूरस्थ इलाकों में उत्तराखंड के जो जोश दिखा युवाओं के अंदर, और जिस तरह से युवाओं ने एक तरफा खड़े होकर ये बोला कि ये तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कितना बड़ा जोश आ जाएगा उत्तराखंड के लोगों में, ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि युवाओं की डिमांड है एक युवा मुख्यमंत्री हो। और अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कांग्रेस के सामने, किस युवा के सामने कौन सा युवा आएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शादाब शम्स साहब, क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्लॉग ओवर्स में जब जो बैट्समैन बैट चलाता है तो जहां से भी आए रन बनते हैं, लेकिन एक डर बना रहता है कि विकेट कभी भी गिर सकता है। देखिए, ये वो बैट्समैन है, मुझे लगता है ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं। आते ही पहली बॉल पे सिक्सर, तो युवाओं के लिए घोषणा कर दी। दूसरी बॉल पे नए मुख्य सचिव इस प्रदेश को मिल गए ऐसे संधू की वजह से। कांग्रेस ही आरोप लगा रही थी कि अधिकारियों पे लगाम नहीं है, इसे लगाम कहते हैं। युवा के हाथ में कमान आते ही पहली और दूसरी बॉल पे छक्के लगने शुरू हो गए। कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा और कहा कुमाऊं की अपेक्षा। ठीक है, शादाब शम्स साहब, आपने कहा महेंद्र सिंह धोनी साबित होंगे, पहले गेंद पे छक्का मारा है, लेकिन स्थिति अभी यह है कि उनको हर बॉल में छक्का मारना पड़ेगा, तभी मिशन 60 पूरा होगा। प्रदीप टमटा साहब इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप टमटा साहब, इस पूरे सियासी स्थिति में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि बात उत्तराखंड की हो रही है, आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे सिनेरियो को कैसे आपकी पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी? क्योंकि इस पूरे सिनेरियो को समझने में कोई बड़ी वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि धोनी की तरह छक्का मारने की बात हो रही है। शादाब साहब बता रहे हैं 5 साल अब भारतीय जनता पार्टी को शासन काल को हो चुके हैं और उत्तराखंड की जनता ने दिल खोल करके एक स्थिर सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना मैंडेट दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने वक्त है देखने का इन 4.5 सालों में आपने उसमें क्या खोया क्या पाया। उत्तराखंड की जनता को तो कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी की दर आज पूरे देश के अंदर हम हाईएस्ट राज्यों में है जहां बेरोजगारी की दर है। कोविड के कोरोना के काल में सबसे वर्स्ट स्थिति में उत्तराखंड राज्य हुआ है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की इन 4.5 साल की उपलब्धियों को दे दें तो हमको 3 मुख्यमंत्री दे दिए। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी की राज्य के संदर्भ में कोई उपलब्धि है तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को फैक्ट्री जैसी भारतीय जनता पार्टी दे दी। हमको 11 में से 8 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिल गए। प्रदेश की जनता ने सोचा था, आता हूं शम्स साहब, आता हूं टमटा साहब, भरपूर हमने अपना मैंडेट दे दिया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं अब जब 5 या 6 महीने हैं, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। अब आप छक्का मारने की बात कर रहे हैं।
क्या जिन 4.5 सालों में इस प्रदेश के बेरोजगारों को जो सरकार रोजगार नहीं दे पाई, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधिराज्य चयन आयोग, जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उनके द्वारा इन 4.5 सालों में कोई भी नौकरियां नहीं रही। उपनल के कर्मचारी आंदोलन रद्द है और हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, उसमें मैं बाद में बात करूंगा। तो ये सवाल है भ्रष्टाचार के फ्रंट पर अगर आप देखें। चलिए, कुल मिलाकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला, आपके मुताबिक, आपके पार्टी के मुताबिक, उससे फायदा ये हुआ कि 3 मुख्यमंत्री मिल गए। एक मिनट शम्स साहब, आपके पास मैं आऊंगा सर। उमा सिसोदिया जी को भी थोड़ा ले आऊं। उमा सिसोदिया जी, आपकी पार्टी के लिए एक तो बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है, जब से कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा इसलिए करेगी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों से पार्टी उत्तराखंड की जनता परेशान हो चुकी है, एक ऑप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी उनके सामने है। देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो 2017 का जो चुनाव था, उसमें मोदी जी ने कहा कि आप डबल इंजन दीजिए, एक इंजन आपका दिल्ली में और एक इंजन आपका यहाँ उत्तराखंड में होगा, और आपका जो क्षेत्र का जो विकास है वो बहुत बेहतरीन होगा, उत्तराखंड का विकास बहुत बेहतर होगा, क्योंकि 2 इंजन इसमें लगे होंगे। जनता ने उनके इस जुमले पर भरोसा किया और 57 विधायक बीजेपी की झोली में डाल दिए। मेरा प्रश्न अब ये है कि जनता ने एक स्थिर सरकार के लिए वोट दिया, विपक्ष, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस यहाँ पर है, वो दहाई के अंत में सिमट गई और उसको 11 विधायक यहाँ पर मिले, यानी कि कहीं से दूर तक भी जनता, जो सरकार है बीजेपी की, उसको विपक्ष से कहीं कोई खतरा नहीं था। हमें भी लगा, जनता को भी लगा कि 57 विधायक जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थिर सरकार जो होती है, लोकतंत्र में एक स्थिर सरकार होना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जो भी निर्णय ले सकते हैं जनता के हित में, आपको उसमें विपक्ष के विरोध का बहुत ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एक स्थिर सरकार है, 57 विधायक आपके पास है। किंतु हम देखते हैं कि ये स्थिर सरकार, जिसको कि अस्थिर करने के लिए कोई विपक्ष उत्तराखंड में मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी ये सरकार इतनी अस्थिर है कि आपने 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता से कि आप अगर 70 के 70 विधायक भी आपके होते तो क्या तब भी आप इतनी ऐसी ही अस्थिर सरकार देते हैं, तो फिर फायदा। ठीक है, आपकी बात आ गई उमा सिसोदिया। अविकल थपलियाल साहब को मैं इसमें लाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय इकाई है, सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी पर जो भरोसा जताया है और उत्तराखंड में क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है उससे भी आप अवेयर होंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा और पुष्कर सिंह धामी उन चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे? देखिए, पहले तो नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं, और वो स्लॉग ओवर में छक्के मारे, चौके मारे, 2 रन ले, 1 रन ले, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। लेकिन जो आपने एक सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा, आपको मैं याद दिला दूं कि जब 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली थी, तो 18 मार्च को इनके 4 साल पूरे हो रहे थे। 4 साल यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर 4 साल का जो जलसा था, उपलब्धियों का जो जलसा इन्होंने पूरे प्रदेश के 13 जिलों में दिखाना था, वो एकाएक रद्द कर दिया। इसका मतलब केंद्रीय नेतृत्व भी ये जानता है कि 4 साल में कोई उपलब्धि हमारी नहीं थी। मुख्यमंत्री आते हैं, अपनी पार्टी के जाते हैं। पहले भी ऐसा हुआ कि दूसरे मुख्यमंत्री आए, लेकिन उन्होंने उपलब्धियों का जलसा किया। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री बदले, उन्होंने भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री के उपलब्धियों का जलसा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर यह पहली बार प्रत्याशित हुआ होगा कि उन्होंने उपलब्धियों का जलसा जो होने वाला था, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, वो ही स्थगित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि 4 साल में अगर आपकी 4 भी उपलब्धि नहीं है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत खराब है। केंद्रीय नेतृत्व ने क्यों वो उपलब्धियों का जलसा स्थगित करा? क्या 4 उपलब्धियां भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की नहीं थी? पहला सवाल। आपने जो सवाल किया उसका जवाब। दूसरा जो आपने कहा कि ये जो परिवर्तन हुआ है, अब अगर शादाब सब्जी ये कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सारे लोग खुश हैं, चलो मैं कह रहा हूं सारे लोग दिवाली मना रहे हैं, लेकिन दिवाली मनाने के साथ साथ जब चुनाव आएगा तो वही जनता 18 साल का युवा पूछेगा कि 5 साल में आपने 3 मुख्यमंत्री दिए और हमने आपको 57 एमएलए दिए थे, इन 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का भाजपा के पास क्या जवाब होगा, ये वो तय कर ले। और मुझे लगता है
कि 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का एक राजनीतिक अस्थिरता है। नौकरशाही कभी इधर हो रही है, नौकरशाही कहीं उधर हो रही है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है इस समय काम करने का, पुरानी योजनाओं को आगे चलाने का भी समय नहीं है। आप पुराने गड्ढे ही भर ले। अभी तक ये आया था कि फला मुख्यमंत्री के टाइम पर दलाल बहुत आ गए थे, फलाने का हमने दलाल बंद कर दिए। सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने ये है कि वो उत्तरा के अंदर, सचिवालय के अंदर, सत्ता के कॉरिडोर के अंदर जो दलाल आए, जो भ्रष्टाचारी आए, उनसे दूरी बना के रखे। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आके इस पूरे रेले ठीक में है। शामिल हो जाए। शादाब शम्स साहब, आरोप आप पर ढेर सारे लग गए, संक्षेप में कंप्लीट जवाब दीजिएगा सर, जल्दी कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। आदरणीय टम्टा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आदरणीय टम्टा जी ने कहा कि अस्थिर सरकार थी, बिल्कुल अस्थिर सरकार नहीं, नेतृत्व बदला। सरकार में कहीं एक डिस्प्यूट हुआ हो तो बताइए। नेतृत्व हमने बदला, हमारी मर्जी। हम फ्रंट फुट पे किसे खिलाएं, हम किसी सेंटर फॉरवर्ड खिलाएं, किसे बैकी भेज दें। हमारा विजन था, जो जनता से कमिटमेंट किया हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक कमिटमेंट को पूरा किया। इन्होंने पूछा प्रदेश का हाल क्या हुआ, प्रदेश का हाल ये हुआ कि 72 अंक लेके प्रदेश तीसरे स्थान पे पहुंचा पूरे हिंदुस्तान में, ये हमने किया। इन्होंने पूछा आप क्या कर रहे थे जी, आप तो हम 42% कोरोना में वैक्सीनेट करा चुके 18+ को, और आज की डेट में 10 लाख लोगों से अधिक लोगों को डबल डोज लगा चुके। देश में चौथे नंबर पे हम आए। ये कह रहे हैं, ये बात पूछ रहे थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपने कोई भर्ती नहीं किया, अगर न की हो राजनीति से इस्तीफा लेके आज इस्तीफा देके घर बैठ जाऊंगा। झूठ बोलते चैनल पे बैठ, बड़े आदरणीय है, मेरे साथ जानकारी का अभाव रह गया होगा। सिसोदिया जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, बड़ा सोच समझ के मैंडेट दिया था। मैं आऊंगा गुरुदेव आपके पास, मैं आऊंगा आदरणीय टम्टा जी, आऊंगा, मेरा आने दीजिए, फिर उसके बाद आता हूँ मैं आपके पास। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बोला सिसोदिया जी ने कि डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार का दम है मैडम, सुन लीजिए कि हमने पहाड़ पे ट्रेन चलाने का काम किया, ऑल वेदर रोड देने का काम किया, दोबराज सर्टी पुल इसी सरकार में बना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा इसी सरकार में मिला, राजधानी गैरसैंड इसी सरकार में बनी, अटल आयुष्मान योजना इसी सरकार में दी गई। अरे काम किया है, उसके काम के दम पे वोट मांगनी। अविकल भाई कह रहे थे, लेकिन सर नहीं ठीक, नहीं शदाब शम्स साहब आप नहीं ठीक है, आप तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो बार बार यही पूछा जाएगा कि भाई नेतृत्व जब परिवर्तन होता है तो एक बार फिर से अधिकारी इधर से उधर होते हैं। इसको लेकर विपक्ष को एक मौका मिल जाता है, एक वर्ड यूज होता है पॉलिटिकली एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंटल सीएम के का तमगा देकर वो आपको सामने वाले को परिभाषित करेंगे। एक सवाल जरा पूछ लीजिए। इनमें तो अरे एक सवाल का जवाब। हाँ ठीक है, थपलियाल सर एक मिनट, शादाब साहब, अविकल थपलियाल साहब, हम सर प्लीज। शादाब समझी ने अभी कहा कि हमने घोषणा पत्र के एक एक जो वादे थे उसको पूरा किया। अगर आपने एक एक वादे को पूरा किया तो 18 मार्च 2021 को जब आपके 4 साल हो रहे थे सरकार को, वो कार्यक्रम आपने क्यों स्थगित करा, क्यों नहीं बताया कि हमने ठीक है, क्यों, चलिए बता दिए, ठीक है प्लीज शादाब साहब। देखिए अविकल भाई में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्हें इस बात से क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे कभी कभी बेखम को पीछे बुला लिया जाता है कि आप जरा बैठिए आ जाइए। अरे आप ये बताइए 4 साल की उपलब्धि का कार्यक्रम क्यों स्थगित? लेकिन शादाब शम्स साहब हर बार आपका प्लान नहीं एक मिनट, कई बार शादाब शम्स साहब हर बार अगर पोजीशन बदल दें और उसका परिणाम आपके फायदे में ही आए, ये जरूरी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी को 3 नंबर पे बुलाया गया तो उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया, जरूरी नहीं कि हर बार वो 3 नंबर पर ही खेले, उनकी एक जगह होती है। प्रदीप टम्टा साहब कुछ कह रहे हैं, टम्टा साहब। देखिए शादाब साहब कह रहे थे कि ये हमारा अपना अधिकार है, हमारा अपना मामला है कि हम मुख्यमंत्री को बदलें, इस संदर्भ में कुछ नहीं करते। लेकिन बुनियादी सवाल है आखिर प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय, मैंने तो प्रश्न नहीं पूछा। सुन लीजिए शादाब साहब, हाँ प्लीज। सवाल है, अभी अविकल जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अपना बजट रख रहे थे, बजट पर चर्चा हो रही थी, उत्तर उनको देना था, बीच में उनको बुला लिया गया। आखिर कंटिन्यूटी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर 4 साल की उपलब्धि थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी ना थी, बिल्कुल है, उसको स्थगित कर दिया, इसका मतलब कुछ नहीं थी। दूसरा परिणाम है, जब तीरथ सिंह जी ने के सामने
कोविड का घोटाला आया कि 1 लाख से अधिक नेगेटिव फर्जी टेस्ट हुए, पॉजिटिव होने चाहिए थे, फर्जी फ्रॉड केस आया। उन्होंने कह दिया ये मेरी सरकार का नहीं, ये पिछली सरकार का है। अरे भाई, ये पिछली सरकार किसकी थी? ये तो भाजपा की थी। आप उसे क्यों नहीं ओन कर रहे? एक सवाल है, बुनियादी सवाल है कि आपने कहा परसों मुख्यमंत्री जाते जाते मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी नाराजगी कह दी, नए मुख्यमंत्री के सामने कोई घोषणा का अवसर नहीं रहा। 20,000 भर्तियां हम करेंगे। आप बताइए, सबसे बड़ी चीज उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक फैसला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला है, रेगुलर नियुक्तियां करने का कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं बनी हुई है। हमारे वहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, हमारे वहां अधिशासी चयन आयोग है। उनका काम है कि उनको रेगुलर नियुक्तियां करें। पिछले 4.5 साल में आपने सारी की सारी नियुक्तियां उपनल के माध्यम की, और वहां भी क्या फर्जीवाड़ा हुआ। 12,118 लोग आपने गढ़वाल से किए, 5,953 आपने क्या कहते हैं कुमाऊं से किए। उनको वेतन नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उनको रेगुलराइजेशन का ठीक है प्रदीप टमटा साहब, वक्त कम है। उमा सिसोदिया जी कुछ कह रही है, फिर सादाब साहब आपसे एक मिनट में कह दें, मुझे जल्दी कंप्लीट कर, आपके पास आऊंगा जल्दी। प्रदीप टमटा साहब प्लीज जल्दी सर। मुझे दूसरे चैनल में जाना है, मुझे आप इजाजत दीजिए। इस राज्य को भरोसा दिलाएंगे कि जो नियुक्तियां हो रही है वो अविकल सर, संवैधानिक बस संस्थाओं एक के मिनट माध्यम से होंगी, न कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम। ठीक है, जल्दी ठीक बात का है, प्रदेश की जनता को उमा सिसोदिया जी प्लीज। अभी मेरे प्रिय अनुज शादाब समझी बोल रहे थे कि हमारा अंदरूनी मामला है मुख्यमंत्री को चेंज करना। तो मैं शादाब भाई आपसे कहना चाहती हूँ, जो बाकी के 54-55 जो बैठे हैं विधायक, उनको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। चलिए, सबको मुख्यमंत्री बना दिए। शादाब शम्स साहब, वक्त खत्म हो गया, वक्त की बड़ी पाबंदी है। कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया, जो बात मुझे समझ में आई कि जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके सिर पर एक ताज जरूर सजा है, लेकिन वो कांटों का ताज है। दूसरी बात, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। कैसे इससे वो निपटते हैं, इस पर विशेष तौर पर मेरे जैसे लोगों की नजर होगी, क्योंकि युवा हैं और युवा जोश के साथ साथ एक अनुभव की जरूरत होती है। तो जो अनुभव है उनमें कुछ नाराजगी की भी खबर आ रही है, उसको वो कैसे साधेंगे, उस पर भी विशेष तौर पर नजर होगी। मेरे जैसे लोगों के साथ साथ जो पार्टी का आला कमान है वो भी इस बात को देखेगा कि कैसे ये युवा मुख्यमंत्री पार्टी को उत्तराखंड में आगे लेकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए शादाब शम्स साहब, प्रदीप टमटा साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अविकल थपलियाल साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही।